आरजेडी भी कहती रही है कि नीतीश कुमार को पीएम बनना चाहिए, अब क्यों नहीं कह रही आरजेडी? देखिए, ये जब से इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ है, जब जून में मीटिंग हुई थी पटना में, उसके बाद से ही ये चल रहा है कि ये कलेक्टिव लीडरशिप की बात है। और कल आपने देखा है कि ममता जी का भी स्टेटमेंट था कि इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा चुनाव के बाद निश्चित किया जाए। केजरीवाल का भी आपने देखा होगा स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि हरियाणा छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए। तो कहाँ कहाँ छोड़ेगी कांग्रेस? नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, मेरे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी हैं। इनसे बात करेंगे। आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहली बैठक हो रही है। और इस बीच आपको पता ही है कि संसद में बवाल मचा हुआ है। 70 से ज़्यादा विपक्ष के सांसदों का निलंबन होने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। करुणा सागर जी, अभी इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हो रही है 5 राज्यों के चुनाव के बाद, और इसके पहले आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष के 70 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। क्या प्रतिक्रिया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, विपक्ष के अभी तक 92 सांसदों को निलंबित किया गया है, और ये पूरे सदन के पूरे सत्र के लिए किया गया है, एक दिन के लिए नहीं किया गया है। तो इस घटना ने जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसके असली चरित्र और चेहरे को उजागर कर दिया है, और ये बानगी है आने वाले समय के लिए। और इसीलिए हम सबको आज गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में भारत का भविष्य कैसा हो, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, ये सांसद क्या मांग कर रहे थे कि पार्लियामेंट में जो सुरक्षा में चूक हुई है उस पर डिस्कशन हो और गृह मंत्री इस पर अपना वक्तव्य रखें। तो एक बिल्कुल ही साधारण सी बात है, इतनी बड़ी घटना हुई है, संसद के अंदर एक सुरक्षा में चूक हुई है। फॉर्चुनेटली कोई बहुत हादसा नहीं हुआ, लेकिन इसका महत्व तो बहुत है। देश के सबसे बड़े जगह में संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, और जहां यहाँ हमला हो चुका है, और यहाँ पहले हमला हो चुका है, तो जिस तरह से ये बच्चे अंदर गए उसमें पॉइजन गैस भी हो सकता था, उनके पास वेपन्स भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो इसमें विपक्ष की मांग बिल्कुल जायज है, लेकिन ये इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनको लगता है कि अगर इस पर चर्चा होगी तो फिर इन मुद्दों की बात होगी कि इस तरह के घुसपैठ कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, उसकी मंशा क्या थी। तो एक वृहद चर्चा हो जाएगी। इस समय जो देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, महंगाई है, और इससे कोई लोग कैसे त्रस्त हैं, और लोगों को मौका नहीं मिल रहा है अपनी बात को रखने के लिए। तो देखिए, अगर आप एक विश्व के स्तर पर देखें तो तानाशाह की जो मानसिकता होती है, इसको मैं जोड़ने की उससे कोशिश कर रहा हूँ। इसका एक्सपीरियंस हमने हंगरी में देखा है, जहाँ विक्टर ओरबैन प्राइम मिनिस्टर हैं। इसका हमने देखा है तुर्की में देखा है, जहाँ एर्दोगान हैं। रशिया में देखा है, जहाँ पुतिन हैं। और चाइना में देखा है, जहाँ जीपिंग हैं। इन सब का यही है कि जब ये सत्ता में आते हैं तो जो भी विरोधी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, सबसे पहले उनको कुचल दिया जाए, और जो संस्थान हैं जो लोकतंत्र को बचाते हैं उनको बिल्कुल ही निरस्त कर दिया जाए। जैसे आज जनता कहाँ जाती है? न्यायालयों में जाती है, नौकरशाहों के पास जाती है। प्रेस का फ्रीडम देखिए, इलेक्शन कमीशन का रोल देखिए, सिविल सोसाइटी का स्पेस देखिए। तो ये जो सारी जो संस्थाएं जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको बिल्कुल ही मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है, जो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा,
कि अगर ये तीसरी बार सत्ता में आए तो आप समझ लीजिए कि जैसे बाकी जिन 4 देशों का हमने एक्सपीरियंस गिनाया, सब देशों में यही हुआ कि 2 बार के बाद वहाँ के संविधान में परिवर्तन किया गया, वहाँ की सारी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, और जो लोग भी हैं वो समझिए कि फॉर लाइफ हैं। आपका कहना है कि तानाशाही प्रवृत्ति है सरकार की, और तीसरी बार मोदी सत्ता में आ गए तो विपक्ष नाम की चीज कोई चीज ही नहीं रह जाएगी। अब देखिए, जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, और जैसा हमने बाकी उदाहरण देके भी बताने की कोशिश की कि ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता में लोकतांत्रिक ढांचे और लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो व्यवस्था है, उसका कोई स्थान नहीं है। तो ये डेफिनेटली, और आज देखिए, जैसे एक समय में प्रेस हो सकता है थोड़ा पैसिव हो सकता था, आज जो मीडिया है भारत का, वो कोलैबोरेटर की तरह काम कर रहा है, प्रोपेगेंडा एजेंट की तरह काम कर रहा है। आज सुबह हमने अखबार में देखा कि विमेंस कॉलेज में और मगध महिला कॉलेज में विकसित भारत का प्रोग्राम किया जा रहा है। अब आपको भी मालूम है कि ये जो विकसित भारत है वो मौजूदा सरकार का प्रोपेगेंडा है, और इसको कॉलेजों में क्यों ले जाया जा रहा है, ताकि जो यंग माइंड हैं, जो इम्प्रेशनेबल माइंड हैं, जो इनको अभी से उस विचारधारा में परिवर्तित किया जाए। नहीं, आपको नहीं लगता है 5 राज्यों का जो नतीजा आया चुनाव का, उसके बाद लगता है कि बीजेपी को रोकना मुश्किल है विपक्ष के लिए? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आप 5 राज्यों के लिए एक बहुत मोटी सी जो फिगर हम बता देते हैं, जो वैसे भी मीडिया के डोमेन में है, कि 5 राज्यों में जो वोट हुए थे तो कांग्रेस को बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा मिले थे। तो इसलिए हवा बनाना और जमीनी सच्चाई दोनों में अंतर है। हवा बनाने की कोशिश की जा रही है जो बिकी हुई मीडिया को लेकर है, और 3 राज्यों में जीत हुई बीजेपी की, आप इसको कह रहे हैं कि मीडिया ने हवा बनाया? सीटें तो ज्यादा मिली ना बीजेपी को, सरकार बनी ना उसकी। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप देखिए तो इनका जो अंतर है, कांग्रेस को का जो वोट परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, जबकि राजस्थान में तो सिर्फ 2% का है और बाकी जगह 6% और 8.5% का अंतर है। तो ये इतना बड़ा अंतर नहीं है, और इसको अगर हम इंडिया गठबंधन एक स्ट्रैटेजी के साथ लड़ती है, और अगर आप पूरे देश के परिवेश में देखें तो बीजेपी, ये तीनों राज्य जो हैं ये हिंदी हार्टलैंड, हिंदी पट्टी से आते हैं, और यहाँ पर जो बीजेपी का 2014 में और 2019 में जो परफॉर्मेंस रहा है कि इन्होंने सैचुरेशन कर लिया है, जो मैक्सिमम अचीव कर सकते थे कर लिया है। और आप जानते हैं कि अगर आप माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप सिर्फ नीचे ही आ सकते हैं, उसके ऊपर कहीं जाने की जगह नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार नहीं, राजस्थान में से नहीं आगे बढ़ सकते हैं आप, और मध्य प्रदेश में 29 में 28 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अभी गठबंधन की जो बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की, उस बैठक के पहले ही आपने देखा होगा कि जेडीयू ने सवाल उठा दिया है कि देश मांगे नीतीश कुमार, मतलब पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग चल रही है, कोऑर्डिनेटर बनाने की मांग तो पहले से ही चल रही है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार के बिना ये गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जहां तक आप बात करते हैं तो उनके बिना तो गठबंधन की चर्चा बिल्कुल ही नहीं हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके साथ तेजस्वी यादव जी, ये लोग तो गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, और शुरू से सब नेताओं से मिलकर सब जगह जाके सबको कांटेक्ट करके इन्होंने सारे गठबंधन को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। लेकिन नीतीश कुमार को जो पीएम का उम्मीदवार बनाने की मांग उठ रही है जेडीयू की तरफ से, कोऑर्डिनेटर बनाने की मांग उठ रही है, उस पर क्या कहें? देखिए, हर दल चाहता है कि जो उसका नेता है वो शीर्षतम पोजीशन में पहुंचे,
और ये आकांक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल है वो सत्ता में भागीदारी ज्यादा से ज्यादा चाहता है। आरजेडी भी कहती रही है कि नीतीश कुमार को पीएम बनना चाहिए, अब क्यों नहीं कह रही आरजेडी? देखिए, ये जब से इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ है, जब जून में मीटिंग हुई थी पटना में, उसके बाद से ही ये चल रहा है कि ये कलेक्टिव लीडरशिप की बात है। और कल आपने देखा है कि ममता जी का भी स्टेटमेंट था कि इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा चुनाव के बाद निश्चित किया जाएगा। केजरीवाल का भी आपने देखा होगा स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि हरियाणा छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए। तो कहाँ कहाँ छोड़ेगी कांग्रेस? देखिए, आज जो मीटिंग होने वाली है बहुत अहम मीटिंग है, और इस मीटिंग में जहाँ तक मैं तो खैर मीटिंग में नहीं हुआ और ये, लेकिन जो मेरी समझ है कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग पे बात होगी, चुनाव की स्ट्रेटजी की बात होगी, कॉमन मैनिफेस्टो की बात होगी, तो इन चीज़ों पे चर्चा होगी। और अब तो कुछ घंटे की बात है, जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद सारा कुछ पब्लिक डोमेन में अपने आप आ जाएगा। कितना मुश्किल है सीटों का बंटवारा? वाम दल बहुत ज़्यादा सीट मांग रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 4-5 सीट पर तो माले अड़ा हुआ है, उसने प्रचार भी शुरू कर दिया है। सीपीआई सीपीएम की भी मांग है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 9-10 सीट मिलना चाहिए, पिछले बार जितना मिला था उससे कम नहीं मिलना चाहिए। इस बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, कैसे 40 सीटों में सबको आप देंगे? श्रीकांत जी, ऐसा है कि पत्रकार और प्रवक्ता में अंतर होता है। आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, और रोज आप देखते होंगे कि खासकर लोकल मीडिया में चलता है कि सूत्रों के आधार से ये खबर मिली है कि फलां की मीटिंग फलां के साथ हुई, फलां के घर में चाय हुआ और फलां के साथ जा रहे हैं, और 2 दिन बाद वो चर्चा भी खत्म हो जाती है, वो सूत्र भी मर जाते हैं। लेकिन प्रवक्ता का काम अलग है। प्रवक्ता का काम जिम्मेवारी का काम है, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा वो आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड बन जाता है। तो इसलिए मैं किसी भी स्पेकुलेटिव बात नहीं कर सकता हूं कि कोई भी चीज कैसे होगी, और मैं किसी सूत्रों का हवाला नहीं दे सकता हूं। चुनौती तो है ना सीटों का बंटवारा, क्योंकि ज्यादा दल हैं, ज्यादा मांगे हैं उनकी। देखिए, जहां तक दलों का सवाल है तो यहां महागठबंधन तो पहले से था, और बाद में जेडीयू महागठबंधन में आई है। और जहां तक इंडिया का सवाल है तो एक पूरे देश के स्तर पर एक फॉर्मूला बनेगा कि किस तरह से सीटें बांटी जाएंगी, और वही हमें भी उम्मीद है और आप लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि ये पता चलेगा कि किस तरह से होगा। क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम सीट, कम से कम 350 सीट पर तो 1-to-1 फाइट इंडिया के साथ इंडिया का जरूर। आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार को आप पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग करते हैं कि नहीं? देखिए, फिर हमने कहा कि मैं एक प्रवक्ता हूं, और एक प्रवक्ता होने के नाते मैं उन्हीं मुद्दों पर बात कर सकता हूं जिसकी चर्चा हो गई है, जो चीज कंफर्म है, जो चीज भविष्य के गर्भ में है। अब आज ही मीटिंग होने वाली है, तो आपको लगता है कि मैं मीटिंग का एजेंडा मैं इस बात में आज अभी सेट कर सकता हूं? बनेंगे नीतीश कुमार? तो ये जो मीटिंग है, बड़े लोग हैं, ये शेरों का अलायंस है। देखिए इच्छा क्या है? देखिए, जहां भीड़ होता है ना, वहां हाँकना बहुत आसान होता है। आप देखते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें भीड़ है, और गडेरिया सिर्फ एक ही आदमी है। यहाँ पर बहुत मजबूत लोग हैं, और सबके पीछे बहुत राजनीतिक एक्सपीरियंस है। और मैं समझता हूं कि देश के सामने जो चैलेंज है, जनता के जो मुद्दे हैं, इसके बारे में हम सब लोग बहुत गंभीर हैं। और आज जो मीटिंग होगी वो इसी बात को दर्शाएगी कि हम जनता के किन मुद्दों को उठा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे, और कैसे हम जनता को ये बताएंगे कि जो देश जिस दिशा में जा रहा है वो खतरनाक है, और एक ऐसे भविष्य की तरफ हम लोग बढ़ना चाहते हैं जिसमें सभी साथ हों, सभी को अधिकार मिले, और
लोकतंत्र फले फूले, जो महात्मा गांधी का जो सपना था, सरदार पटेल का जो सपना था, बाबा साहब अंबेडकर का जो सपना था, तो वो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे आगे की राजनीति के लिए। तो आरजेडी को डर लगता है, जी हाँ, मोदी से डर लगता है कि अगर तीसरी बार वो आगे सत्ता में काबिज हो गए तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। आप कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके और पता चले कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है उसके बाद क्या होने वाला है और आरजेडी का क्या स्टैंड है। आरजेडी क्यों चुप है? नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग अब आरजेडी क्यों नहीं कर रहा?